चैप्टर 15 एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर की वायु या हवा। We have learnt in chapter 9 that all living things require air, but have you ever seen air? You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. चैप्टर 9 में आपने पढ़ा है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एयर की ज़रूरत होती है, लेकिन हमने कभी भी एयर को नहीं देखा है। देख नहीं सकते हम एयर को, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। You notice it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on a clothesline sway. Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. The moving air make it possible for you to fly over your kite. देखो एयर को हम फील कैसे कर सकते हैं कि या देख सकते हैं, जैसे पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो हिल रही हो जब हवाएं चलती है। अगर हम फ़ैन ऑन करते हैं तो जो अगर बुक हमारी ओपन है तो उसके पेज उड़ते रहेंगे, या फिर हमने कपड़े सुखाने को डाले छत के ऊपर तो जब हवा चलती है तो वो कपड़े उड़ते हैं। इससे हम क्या नोटिस करते हैं? एयर की प्रेजेंस को। Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? 5th चैप्टर में हमने विनोइंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। उसमें क्या होता है? हवा के थ्रू हम सेपरेट्स करते हैं किसको? जो भी शाफ्ट प्रेजेंट होता है, भूसा वगैरह जो सॉडस्ट होती है उसको हम ग्रेन से अलग करते हैं, या फिर सैंड में से जो भी ड्राई लीव्स के पार्टिकल होते हैं उसको अलग करते हैं। You may have noticed that during storm the wind blow at a very high speed. It may even uproot trees and blow off the rooftop. कई बार आपने देखा होगा कि जब तूफान आता है तो हवा बहुत तेज़ी से चलती है, ठीक है, इतनी तेज़ी से चलती है कि पेड़ों को भी गिरा सकती है ना, तोड़ सकती है, पेड़ों को गिरा सकती है, और यहाँ तक कि घरों की छत भी उड़ा के ले जाती है, इतनी तेज़ी से हवाएं चलती है। इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या जो एयर है वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है? क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट नोटिस? ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। आपने क्या करना है? अपनी फिस्ट को क्लोज करना है, अपनी मुट्ठी को बंद करना है और देखना है कि क्या आपकी मुट्ठी के अंदर कुछ है या नहीं है। एक्टिविटी 2, टेक एन एम्प्टी बॉटल। इज़ इट रियली एम्प्टी? इट डज इट हैव समथिंग इनसाइड? आपने क्या करना है? खाली बॉटल लेनी है। क्या यह वाकई में बॉटल खाली है या इसके अंदर कुछ है? टर्न इट अपसाइड डाउन, इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? और आपने देखना है कि क्या उसके अंदर कुछ है। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोटल इनटू द बकेट फिल विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4। उसके बाद आपने क्या करना है? उस बॉटल को उल्टा करके डालना है एक बाल्टी में, पानी से भरी हुई बाल्टी में, जैसा आपको फिगर 15.4 में शो किया गया है। ऑब्जर्व द बॉटल, डज वाटर एंटर द बॉटल? नाउ टिल द वाटर स्लाइटली, डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? पहले आपने बिल्कुल स्ट्रेट डालनी है बॉटल उसमें, ठीक है, फिर देखना है क्या पानी, बकेट का पानी उस बॉटल के अंदर जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो आपने क्या करना है? बॉटल को थोड़ा सा तिरछा कर देना है। Do you see bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound? Can you now guess what was in the bottle? जब आप बॉटल को तिरछा करोगे तो क्या होगा? जो बबल्स होंगे, वाटर में बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बबल्स क्या है? Yes, you are right. Is it the air that was present in the बॉटल? ये जो बबल्स निकल रहे हैं, बबलिंग साउंड निकल रही है, वो क्या है? वो एयर की वजह से निकल रहा है, जो एयर बॉटल के अंदर प्रेजेंट थी। तो एक्चुअल में जो बॉटल हमने पानी में डाली थी वो खाली नहीं थी, उसमें क्या था? उसमें एयर प्रेजेंट थी, और एयर पानी में बबल्स की फॉर्म में शो होती है। इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर even when you turn it upside down. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in inverted position, as there was no space for air to escape. When the bottle was still, the air was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty space of the air has occupied. आपने देखा होगा जब हमने सीधा करके इन्वर्टेड फॉर्म में बॉटल को डाला तो उसमें वाटर एंटर नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ? जो एयर थी
एयर बॉटल में भरी हुई थी तो बॉटल के अंदर का पूरा सरफेस एयर ने कवर किया था। लेकिन जैसे ही हमने बॉटल को थोड़ा तिरछा किया तो क्या हुआ, जो वाटर एयर वो बॉटल के अंदर थी वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आ गई, और जो एयर ने स्पेस कवर कर रखा था उसमें पानी भर गया और पानी ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। This activity shows that air occupies space. It fills all the space in the bottle. It is present everywhere around us. Air has no color and one can see through it. It is transparent. जो air होता है उसका कोई भी कलर नहीं होता है। एयर कैसी होती है? एयर ट्रांसपेरेंट। Our Earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the Earth and is called atmosphere. हमारे अर्थ का सरफेस भी किससे कवर है? एयर से, ठीक है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? एयर किस चीज़ से मिलके बनी है? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. Experiments have proved that it is really not so. Air is a mixture of many gases. 18th सेंचुरी में जब पीपल के जो लोग थे 18th सेंचुरी के, उनको नहीं पता था एक्चुअल में कि एयर क्या होती है। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली शो किया है कि जो एयर होती है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारी गैसों से मिलके बना है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन। कौन कौन से मिक्सचर से एयर बनी है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है वाटर वेपर्स। वी हैव लर्नड earlier that air contains water vapor. We also saw that when air come in contact with cool surface, it condenses and drop of water appear in the colded surface. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. देखो हम लोगों ने वाटर वेपर के बारे में पढ़ रखा है। वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम इन द कॉन्टैक्ट विथ कूल सरफेस, जब एयर किसी ठंडे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में दिखाई देती है। ये जो वाटर वेपर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल में। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीजन। अब आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस को देखना है। In the presence of your teacher, fix 2 small candles of the same length on a table. Light both the candles. Cover the candle with an inverted glass tumbler. Observe both the candles carefully. आपने क्या करना है? 2 कैंडल्स को लेनी है, उनको जलाना है और फिर कैंडल को एक कैंडल को, दोनों कैंडल को आपने जलानी है, उनमें से आपने एक कैंडल को क्या करना है? ग्लास से ढक देना है। एक ग्लास लेना है, उससे ढक देना है। डू बोथ द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ? क्या दोनों कैंडल जो है वो जल रही है या फिर वो बुझ गई है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सट्यूटेड आफ्टर सम टाइम वेयर द अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग। आप क्या देखोगे कि जिस कैंडल को आपने ग्लास से ढक दिया था वो कैंडल थोड़ी देर बाद बुझ गई, और जो दूसरी कैंडल थी जिसको आपने कवर नहीं किया था वो कंटिन्यू जल रही थी। What can be the reason for this? Think about it. It seemed that the candle got exhausted because the component inside of the glass tumbler which support burning is limited. जो कैंडल आपने ग्लास से ढक दी थी, जिसको बंद कर दिया था, वो थोड़ी देर बाद बुझ गई क्योंकि जो कैंडल को जलने के लिए सपोर्ट कर रहा था जो कंपोनेंट, वो ग्लास के अंदर लिमिटेड था, थोड़ी मात्रा में था और वो ख़त्म हो गया था। Most of the component is used by the burning candle. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which support burning is known as oxygen. ये जो component था जो air को support कर रहा था जलने के लिए, वो क्या था? ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन। In activity 3, did you observe that air is still present in the glass bottle even after the candle blow out? This indicates the presence of some component in air which does not support burning. The major part of the air does not support burning candle is called nitrogen. अब देखो ग्लास टम्बलर में जो कंपोनेंट था उसमें क्या था? थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी जो थोड़ी देर के लिए कैंडल को जलाए रखी थी। उसके बाद क्या हुआ? जब कैंडल बुझ गई तो उसमें जो बाकी का सब्सटेंस था
वो क्या था हमारा नाइट्रोजन, जो कि बर्निंग में हेल्प नहीं करता है, जलने में हेल्प नहीं करता है। तो अगर कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो वो एयर की प्रेजेंस में जलती है, क्योंकि बर्निंग के लिए एयर का होना ज़रूरी होता है, और एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। In a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room. As the burning continues, carbon dioxide make up a small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter also consume oxygen in burning and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crops which pollute air surroundings. आपने देखा होगा जब भी हम किसी बंद कमरे में कुछ चीज़ जलाते हैं, लाइक कोयला वगैरह या कोई भी चीज़ जलती है, तो हमको सफोकेशन होती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वो सब्सटेंस जल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से हमें सफोकेशन होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक छोटा सा कंपोनेंट है एयर का। प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, प्लांट्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एज्यूम करते हैं, और एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहता है हमेशा से। इसीलिए बोला जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी गैसेज, ऐसे सब्सटेंस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक हार्मफुल गैस है जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल and is often harmful. That is why you see long chimneys in factories. This take the harmful smoke and gases away from our nose but bring it closer to the birds flying up in the sky. Dust particles are always present in the air. देखो जो स्मोक और डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से स्मोक रिलीज होती है। ये स्मोक क्या करती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, इसीलिए फैक्ट्रीज़ में या घरों में बड़ी बड़ी चिमनियाँ बनाई जाती है, ताकि जो धुआं होता है वो हमसे दूर रह सके, हमारे तक इजीली ना पहुंच सके। लेकिन ये जो धुआं होता है ये क्या होता है, जो आसमान में उड़ रहे पक्षी वगैरह होते हैं उनके बिल्कुल पास में होता है और उनको हार्म करता है। और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमेशा ही एयर में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। अब देखना है कि जो ऑक्सीजन होती है वो जो सॉइल में रहते हैं एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो वाटर में रहते हैं उन तक कैसे पहुंचती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।